Hello everyone, welcome to Northeast PC 10-minute special series. In this video, I will be discussing a very important convention, that is Bonn Convention, also known as Convention on Migratory Species. So in this video, I will be focusing on important fact about Bonn Convention, what this convention is all about, how it functions, and other related important provisions. So without wasting any further time, let's start. My name is Pawan Kamboj and I take history, current affair, environment classes. I have done my UGC NET in history and I am teaching from 5+ years. Bonn Convention, also known as Convention on Migratory Species or Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals. It was adopted in 1979 and came to effect in 1983. So adopted in 1979, the prime focus was to protect the migratory species throughout their area. वो स्पीशीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उनको पूरे हर एक एरिया में बचाया जा सके, बिकॉज कोई एक सिंगल कंट्री में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ला के उसको नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि वो स्पीशीज एक कंट्री से बी कंट्री चले जाते हैं, बी से सी चले जाते हैं, तो हर एक पॉसिबल जगह उनको बचाया जा सके। इसके लिए जो इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इससे डील करती है वो है बॉन कन्वेंशन। बॉन एक जगह है जर्मनी में जहां पे ये साइन हुआ था, इसलिए इसको बॉन कन्वेंशन कहते हैं और ये फोर्स में आया था इन 1983। सबसे ज्यादा जो मेंबर कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं वो अफ्रीका से आते हैं, देन फॉलोड बाय यूरोप। तो मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं उनको बचाना और उनके हैबिटेट को भी बचाना, ताकि उनका ऑल राउंड प्रोटेक्शन किया जा सके। ये इकलौती ग्लोबल ट्रीटी है जो माइग्रेटरी स्पीशीज के साथ डील करती और ये काम करते हैं अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस कन्वेंशन के कुछ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, कुछ नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो कि टेलर्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन नीड, यानी कौन सी स्पीशीज की कैसी नीड है उसके हिसाब से नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए जाते हैं, जिनको एमओयूज कहते हैं। तो जो स्टेट है या जो उनकी रेंजेस हैं जहां से माइग्रेटरी स्पीशीज पास हो सकती है, उन सबको सीएमएस के अंडर लाया गया है ताकि उनका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को इंश्योर किया जा सके। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि मान लीजिए कोई माइग्रेटरी स्पीशीज नहीं है और वो इंडिया का है, तो इंडिया की गवर्नमेंट उसको बचा सकती। पर मान लीजिए वो माइग्रेटरी स्पीशीज है और वो इंडिया से मूव करके बर्ड पाकिस्तान चला जाता है और पाकिस्तान वाले उसको किल कर देते, या बांग्लादेश चला जाता है। तो ऐसे स्पीशीज जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, उनको बचाने के लिए उनको बचाना जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उनको बचाने के लिए जो कन्वेंशन काम करता है दैट इज बॉन कन्वेंशन। इसके दो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स यानी लिस्ट है। अपेंडिक्स 1 में वो सारे माइग्रेटरी स्पीशीज हैं जो कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। वो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन उनके पूरे रेंज में भी हो सकता है या किसी पर्टिकुलर पोर्शन में भी हो सकता है। मान लीजिए ये ए से बी सी डी फॉलो करते हुए ये पूरा रेंज है एक बर्ड का। मान लीजिए वो सी वाली कंट्री में उसको पोच किया जाता है, हंट किया जाता है, और उसकी वजह से उसका नंबर बहुत कम हो गया है, तो भी इसको अपेंडिक्स 1 में रखा जाएगा, क्योंकि इसको खतरा किस बात का है? डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन का है। तो ये ज्यादातर जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है इनकी लिस्टिंग आती है आईयूसीएन से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अपेंडिक्स 2 में वो सारे माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं जो भले ही खतरे पे ना हो उतने, पर जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और जिनको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा अगर पूरी दुनिया मिलकर उनको बचाने की कोशिश करे। तो ये दो अपेंडिक्स है, ये दो लिस्टें हैं जो बनाई जाती है। 51st मीटिंग हुई थी बॉन कन्वेंशन की इंडिया में ही, अलॉन्ग विथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 13 हुआ गांधीनगर गुजरात में, और इंडिया 3 साल के लिए प्रेसिडेंट भी रहेगा सीओपी का, फ्रॉम 2020 टू 2023, यानी अभी का जो साल चल रहा है।
एस्कोबैन एक और ग्रुप है जिसका मतलब है एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल केटेशियंस ऑफ द बाल्टिक, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, आयरिश एंड नॉर्थ सी रीजन। ये 2004 में अंडर द एजिस ऑफ बॉन कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आया और इसकी अभी 9वीं मीटिंग हुई थी इन सितंबर 2020। इंडिया एस्कोबैन का मेंबर नहीं है। अब इंडिया और सीएमएस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। देखिए, जिस साल वर्ल्ड कप जीता तब से इंडिया मेंबर है इसका, 1983। याद करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, माइग्रेटरी स्पीशीज जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आमुर फैल्कन, बार हेडेड गीस, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, ड्यूगोंग्स और हमबैक व्हेल। इंडिया अभी सीओपी 30 का प्रेसिडेंट है। अक्टूबर में नई जगह पे सीओपी 14 की मीटिंग होनी है। तो इंडिया ये गांधीनगर में 2020 में जो हुआ था सीओपी, तब से 2023 तक इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा, यानी अभी इस साल तक। इंडिया ने ये होस्ट किया था और इसकी थीम थी माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। यानी माइग्रेटरी स्पीशीज प्लेनेट को कनेक्ट करती है और हम सब मिलकर उनको वेलकम करते हैं अपने होम में, उनके होम में। इसका मैस्कट था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें तो ये भी एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, प्रोटेक्टेड बर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके तहत ये प्रोटेक्टेड है। एंड अगर वैसे स्टेटस देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस में आती है अंडर आईयूसीएन। साइट के अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में आती है अंडर साइट। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसका मैस्कट था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिबी। जो सीएमएस के लोगो बनाए गए थे वो एक साउथ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड थे। उनको बनाने का तरीका, उस आर्ट फॉर्म का नाम याद रखिएगा, कोलम। जो सीएमएस सीओपी 13 का जो लोगो बनाया गया उसमें कोलम आर्ट का इस्तेमाल किया गया अलग अलग माइग्रेटरी स्पीशीज को बनाने के लिए, जैसे कि अमूर फैल्कन को बनाया गया, हम्पबैक वेल को बनाया गया, मरीन टर्टल को इसी टेक्निक से बनाया गया, कोलम से। ये डिजाइनिंग की टेक्निक है। सीओपी 30 ने प्रपोज किया कि 10 स्पीशीज को प्रोटेक्शन में डाला जाए। इसमें से 3 इंडियन स्पीशीज हैं, एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकेन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और बाकी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 7 और स्पीशीज आती हैं। जैगुआर आता है, व्हाइट टिप शार्क आता है, लिटिल बस्टर्ड आता है, यूरियल आता है, एंटीपोडियन एल्बर्ट्रॉस आता है, स्मूथ हैमरहेड शार्क आता है और तोप शार्क आता है। इस कन्वेंशन ने पहली बार डिस्कस किया इंपैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन बर्ड, बैट एंड मरीन टर्टल। कि ये जो आर्टिफिशियल लाइट है इसकी वजह से कैसे माइग्रेटरी बर्ड्स अपना रास्ता भूल जाते हैं या उनके ऊपर क्या क्या पॉसिबल नुकसान होता है। उसके साथ साथ डिस्कस किया गया डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द इंसेक्ट, कि कैसे बहुत सारे इंसेक्ट की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। और जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है फ्रेश वाटर पे, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज पे, उसका क्या इंपैक्ट है। अगली मीटिंग जो सीओपी 14 है वो होगी उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में अक्टूबर में होगी। इंडिया उसके अलावा और बहुत सारे एफर्ट करता है, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज अंडर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवेव। तो इंडिया काफी नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयू साइन कर रखे हैं इंडिया ने ऑन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ साइबेरियन क्रेन, मरीन टर्टल, ड्यूगोंग, रैप्टर। इंडिया लगभग 8% पॉपुलेशन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की इंडिया में, और 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया भी इंडिया के अंडर में आता है। बहुत सारे फ्लाईवेज हैं, ये देखिए, ये अलग अलग फ्लाईवेज हैं, जिसमें से इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो कि आर्कटिक से लेकर इंडियन ओशियन तक लाई करता है, इसमें बहुत सारी माइग्रेटरी वाटर बर्ड स्पीशीज की पॉपुलेशन आती है, वो इंडिया से पास करता है और इंडिया इसको प्रोटेक्ट करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बड़े स्केल पे इंडिया काफी अच्छे एफर्ट करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस माइग्रेटरी स्पीशीज। तो ये था बॉन कन्वेंशन दैट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्पीशीज। ऐसे ही काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। थैंक यू एवरीवन।